मध्य पूर्व में कई जगहों पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कहीं दो देशों में फसाद है तो कहीं भीतर ही भीतर लड़ाई चल रही है। हाल में सीरिया में भी तख्ता पलट के बाद चरमपंथी समूहों का कब्जा हो गया। इस बीच ये डर गहरा हो गया है कि कहीं दुनिया का यही हिस्सा तीसरे वर्ल्ड वॉर की वजह न बन जाए। इजरायल ने यमन में हूथियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी और हुदैदाह समेत कई प्रमुख ठिकानों पर बम बरसाए। तो क्या मिडिल ईस्ट में तबाही बढ़ने वाली है? युद्ध की आग से कितनी तबाही के आसार है? क्योंकि नेतन्याहू ने यमन में हूथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, मतलब सीधे युद्ध का एक और मोर्चा तैयार है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखें। यमन में हूथियों पर बरस रही आग। नेतन्याहू ने दी हूथियों को धमकी। बमबारी से तहस नहस हुए शहर। इजरायल ने बढ़ाई अपनी सुरक्षा। इजरायल ने यमन में हूथियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना और हुदैदाह समेत कई प्रमुख ठिकानों पर बम बरसाए हैं। सना और हुदैदाह में रहने वाले लोगों ने आसमान में दर्जनों लड़ाकू विमानों को उड़ते देखा। इजरायल की सेना ने लाल सागर में अपने सबसे बड़े दुश्मन हूती के खिलाफ हमला शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने यमन में हूती विद्रोहियों से जुड़े कई ठिकानों पर हमला किया। हूती की लगेगी लंका, सना में नेतन्याहू का अटैक। यमन में अब तक का सबसे बड़ा हमला। सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निशाना। पश्चिमी तट पर 3 बंदरगाह धुआं। एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर हमले में निष्क्रिय। हमले में नागरिक विमान भी क्षतिग्रस्त। एयरपोर्ट पर मेन रनवे एयरक्राफ्ट तबाह। हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर। जानलेवा हमले में दर्जनों लोग घायल हुए। बिजली स्टेशनों पर बेहद खतरनाक हमले। एयर स्ट्राइक युद्ध लेवल का हमला था, जिसमें इजरायल ने बड़ी संख्या में विमानों का इस्तेमाल किया। इजरायल ने यमन के हूती विद्रोहियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना ने यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बम। हूती में हाहाकार, आईडीएफ के निशाने पर हूती। तबाही के दलदल में यमन। 100 से ज्यादा विमानों से हमला। हमले जारी रखेगा इजरायल। ऑपरेशन की जानकारी अमेरिका को। हमले में शामिल रहे अमेरिकी युद्धपोत। यह ऑपरेशन अमेरिका के साथ समन्वय में किया गया। इजरायली सूत्र ने कहा, हमने कहा था कि हूती भारी कीमत चुकाएंगे और वे हमारी ताकत देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमला आखिरी नहीं होगा। हमलों के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम ईरान के आतंक के हाथ को काटने के लिए दृढ़ हैं। हूती भी वही सबक सीखेंगे जो हमास, हिजबुल्लाह, असद सरकार और अन्य लोगों ने सीखा है। इजरायल ने इस हमले के बाद संभावित हूती प्रतिक्रिया को देखते हुए अपने एयर डिफेंस का लेवल बढ़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान WHO के महानिदेशक और सना में संयुक्त राष्ट्र के समन्वयक यमन में हवाई अड्डे पर मौजूद थे। हमले से हाहाकार मचा। हमले में बाल बाल बचे WHO चीफ। यमन एयरपोर्ट की फ्लाइट में थे ट्रेडोस। चीफ डॉक्टर ट्रेडोस हमले की निंदा की। हूती ने कैद कर रखे हैं UN कर्मचारी। रिहाई की मांग करने पहुंचे थे ट्रेडोस। आपको बता दें कि हूती विद्रोही अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध की शुरुआत से ही इजरायल पर हमले कर रहे हैं। पिछले सप्ताह इजरायल ने हूती मिसाइल हमले में दर्जन लोग मार डाला, जिसके जवाब में इजरायल ने हूतियों पर हमले किए हैं। इजरायल मिडिल ईस्ट में तबाही की कसम खाकर बैठा है। नेतन्याहू हिजबुल्लाह से लेकर तमाम प्रॉक्सी संगठनों की कमर तोड़ चुके हैं। ईरान को बेदम करने और आतंक के सफाई के लिए नेतन्याहू लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में यमन पर बड़ा हमला करके इजरायल ने नया मोर्चा खोल दिया है। आगे मिडिल ईस्ट में युद्ध क्षेत्र में मौत का तांडव देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी पर चर्चा करने के लिए पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सर, कभी सीरिया, कभी लेबनान और कभी गाजा, तो अब
यमन, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? सवाल है इजराइल का। इजराइल के साथ एक हमास ने हमला किया। जी। उस हमला करने के बाद आप ये बराबर देखते आ रहे हैं कि उन्होंने उस हमास को तो खत्म करने की कोशिश की, उसके बहाने उन्होंने और लेबनान पे भी किया हमला, और भी पड़ोसी देशों पे उन्होंने कोशिश की हमला करने की। और जिन जिन देशों में उन्होंने, पड़ोसी देशों में समझा अरब के कि ये देश जो है हमें हमला कर सकते हैं या इस हमले में आ सकते हैं, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश जारी रखी। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि अमेरिका जो इनके साथ दे रहा है, अमेरिका बहुत दूर है वहां से। और ये जो कंट्रीज हैं, इनमें सिर्फ एक चीज इनको जिता रही है, जो कि है शिया और सुन्नी। जिससे अभी बात कर रहे हैं हमास की, तो हमास भी शिया ग्रुप का है, उसको सपोर्ट करता है ईरान। इसी तरीके से हूती ग्रुप जो है वो है यमन का है, इसी तरह सीरिया के लोग थे। तो इस तरीके से आप देखिए कि जितने लोग हैं उनमें इन्होंने फूट डाल रखी है इजरायलियों ने, और इजरायलियों ने फूट डालने के बाद वहां अपना एक फायदा उठा रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जो अब हूती थे, अब सारी हमलों के बाद इन्होंने, देखिए इससे पहले यूनाइटेड नेशन की जो हमारी फौज थी वहां पर थी लेबनान में, वहां पे भी इन्होंने चौकियों पे हमला किया, और वो इसका बड़ा कंडेमेशन हुआ इस बात का, इजराइल का। अब ये कब तक थमेगी बार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देखिए इन्होंने 45,000 से ज्यादा, यानी 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को भी मार गिराया, इसके अलावा अड़ोस पड़ोस भी मार गिरा रहे हैं। इसका कोई तो अंत होगा। अब आप देखिए जो ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप के आने के बाद ये चीजें सॉल्व होंगी, क्योंकि अब बहुत समय नहीं रह गया है। क्योंकि इनको बाइडेन ने सहारा दिया, बाइडेन ने इनको बहुत ही उठाया, और इस तरह की जो दुर्घटनाएं हुई, देखिए दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, कोई एक तरफ से नहीं। अब इजराइल कोई बचा हुआ नहीं है। इजराइल को भी हूती लोगों ने अभी इतने अपने जो अटैक किए हैं, मिसाइल अटैक, उस मिसाइल अटैक में उन्होंने बताया नहीं किसी को, लेकिन हाँ उनका नुकसान काफी हुआ है, वो कभी बताते नहीं है। और अब इसीलिए गुस्सा कर आईडीएफ जो उनकी है इजराइल आर्मी, वो अटैक कर रही है। और लगातार उसने कल सुनने में आया कि फ्राइडे को अटैक किया, और ये कहा कि ये हम बदला लेने के लिए इसलिए तैयार हैं कि हमारे ऊपर हूतियों ने हमला किया है, और हूतियों को हमास की तरह हम मिटा देंगे। देखिए जो भी हो, वहां पर उन्होंने जो यमन के एयरपोर्ट पे हमला किया सना के ऊपर, तो वहां भी आप देखिए कि क्या मिला। वहां पर भी आप देखिए WHO के जो हमारे डायरेक्टर जनरल थे, वो वहां से उड़ान भरने वाले थे, उनपे बच गए वो किसी तरीके से, लेकिन उनका जो क्रू मेंबर था वो आहत हुआ, और उसकी सर्जरी हुई है, और वो भी स्टेबल कंडीशन में है, और वो उसको बहुत ही नुकसान हुआ है। और इस बात की यूएन ने भी कंडेम किया है इस बात को, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप पे हमला किया गया है, आप करिए, लेकिन अब तो आपने चारों तरफ ही मचा रखा है। अब आप ईरान से भी लड़ना चाहते हैं। देखिए आप ईरान से लड़ने के बाद भी क्या सोच रहे हैं इस बात को, उनके साथ नहीं क्या लोग, उनके साथ भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान अकेला पड़ा हुआ है, उसके साथ में भी लोग हैं। आप देखिए उनके पीछे जो उनकी सेनाएं हैं रशिया की, रशिया भी उनका साथ देगा उसके साथ, क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका का हाथ है। तो अमेरिका से सीधे उनकी लड़ाई है, कोरिया की और रशिया की। तो इस बात को देखिए, ईरान की तो है ही है, अभी आपने जिक्र अमेरिका का किया है, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ सर, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, क्योंकि आपने जिक्र किया है अमेरिका का, और देखना होगा कि अब आने वाले समय में जो ये युद्ध की स्थिति बन रही है वो कब तक थमेगी, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद थमेगी, या फिर इसी तरीके से युद्ध जारी रहेगा। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। अभी मोहम्मद अमीन यही बात कह रहे थे कि शायद जिस तरीके से अभी अमेरिका का हाथ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद इसराइल रुके, शायद डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश करे कि जो मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बन रही है उस स्थिति को रोका जा सके। क्या आपको लगता है अभी तक के इजराइल के बयानों के मुताबिक क्या इजराइल आने वाले समय में रुकेगा? देखिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शपथ लेंगे 20 जनवरी को, और उन्होंने बार बार ये आभास दिलाया है कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो बहुत थोड़े समय में ही यूक्रेन युद्ध को और इजराइल युद्ध को रोक देंगे। ऐसा शायद अमेरिका कर भी सकता है, क्योंकि दोनों ही देश, इजराइल खास तौर से पूरी तरह से अमेरिकन अस्त्र शस्त्र पर निर्भर करता है। आज की तारीख में अगर इजराइल 100 बॉम्ब गिराता है
ये 100 के 100 बॉम्ब्स जो हैं वो अमेरिका से हवाई जहाज में भरकर महज 24 घंटे पहले ही इजराइल में लाए गए थे। इजराइल की जो आर्म्स इंडस्ट्री है बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही मॉडर्न है, तकनीकी दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि उनमें जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, लेकिन जो कैपेसिटी है कि एक दिन में इजराइल की आर्म्स इंडस्ट्री कितने बॉम्ब्स बनाती है, तो मैं आपको बता दूं एक दिन में युद्ध स्तर पे भी अगर वो बॉम्ब बनाते हैं तो एक दिन में वो 20, 30, 40, 50 बॉम्ब बनाते हैं। बाकी जो बॉम्ब्स हैं, अगर आज इजराइल एयरफोर्स ने 100 बॉम्ब गिराए हैं, चाहे वो जीपीएस गाइडेड हो, चाहे लेजर गाइडेड हो या इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड हो, बाकी जो 100 में से बाकी जो बॉम्ब है, बाकी 50-60 बॉम्ब वो अमेरिका ने आज सुबह ही सप्लाई किए थे। ये एक सीक्रेट है जो कि इजराइल को मालूम है, अमेरिका को मालूम है, और दुनिया में जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो कि इजराइल की लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन को ट्रैक करते हैं, उनको मालूम है। तो जो बाइडेन को सिर्फ इतना ही करना है कि जब वो इजराइल को 100 बॉम्ब्स देते हैं, उसकी जगह पर चलो पूरी तरह से नहीं रोकेंगे 20 जनवरी के बाद, लेकिन 100 से कम करके नेतन्याहू को 90 बम देना शुरू कर देंगे, 80 बम देना शुरू कर देंगे, 70 बम देना शुरू कर देंगे। अपने आप नेतन्याहू समझ जाएंगे कि अब बातचीत करने का मौका आ गया है। जी डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, मेरा आपसे ही सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये बोला कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद ये युद्ध थमे और सभी इसका इंतजार भी कर रही हैं, लेकिन अगर अभी तक की तस्वीरें देखें, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने में अभी वक्त है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तबाही यूं ही अगर जारी रहेगी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो यमन पर हमला किया गया उस दौरान WHO चीफ की जान भी जा सकती थी, माफ कीजिएगा WHO। देखिए, जहां तक सवाल है आतंकवादियों का, तो वो हमले बिना सोचे समझे करते हैं जी। और अभी जहां तक IDF का सवाल है, IDF ने ये कहा कि हमने जो रिटेलिएट किया है वो हमने इसलिए हमला किया है कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है फ्राइडे को। तो आप ये देखिए कि ये जितने भी फ्रंट हैं, कोई एक फ्रंट नहीं है, इजराइल के सामने कई फ्रंट हैं। अभी लेबनान से ही वापस आए हैं, लेबनान में इनको जीत नहीं मिली है, लेबनान में घुस गए थे लेकिन कर नहीं पाए कुछ, और इनको वापस मुक्की खानी पड़ी, यानी इनके फौजियों ने भी वापस आना पसंद किया और लड़ाई से मना भी कर दिया कहीं कहीं पर। आप देखिए, क्योंकि इनकी जो फौज है वो उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो अंधाधुंध करिए, आप किसी को मत देखिए, बच्चों को मत देखिए, बूढ़ों को मत देखिए, अस्पताल को मत देखिए, यूनाइटेड नेशन को मत देखिए, यूएन की फौजों को मत देखिए, लेकिन ये भूल जाते हैं इस बात को कि इनसे लड़ने के लिए कई फ्रंट पे लोग हैं। आप देखिए, हूती की बात अगर कर लीजिए तो हूती जो है रेड सी कॉरिडोर पर पूरा अपना कब्जा किया हुआ है, और वो अब जब वो लड़ाई लड़ता है तो वो छोड़ता नहीं है, अमेरिका के भी जो शिप खड़े हैं उन पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, इधर से गाजा की तरफ से फिलिस्तीन में घुसने की कोशिश करता है, यहाँ से अटैक करता है। और आप देखिए ना कि इन्होंने अब तक जो 45,000 मारे हैं, वहां पर जो मरे हैं, कैजुअलिटी हुई है सिविलियंस की, उसमें जो है सबसे ज्यादा 2/3 मेजॉरिटी बच्चों की है, उसके बाद आप देखिए तो लेडीज की है और बूढ़ों की है। वहां पर जो आतंकवादी हैं वो तो रुकते नहीं, वो तो निकल के भाग जाते हैं। इनका ये कहना है हम जो मार रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेज हो, कोई भी स्टाफ कोई छोड़ नहीं रहे। जहां तक सवाल है लड़ाकों का, तो लड़ाके तो अपनी सीधा वार कर रहे हैं और वो लड़ रहे हैं किसी भी तरीके से, और वो ये नहीं देखते लड़ाके। तो इनको जो इनकी कहते हैं हमारी जो डोम है जो प्रोटेक्ट करती है इनको, वो डोम भी कुछ नहीं कर पा रही है, ये चीजें बाहर निकल कर नहीं आ पा रही है। जबकि कुछ इजराइल के जो पेपर्स हैं वो लिख रहे हैं, वहां भी इनके खिलाफ जो है, नेतन्याहू के खिलाफ भी आप देखिए तो मुकदमा हो रहा है, वहां पर कोर्ट में पेश हुए हैं, इनके खिलाफ वहां पे चार्जेस हो रहे हैं। तो वहां भी इनके खिलाफ जनता खुश नहीं है, क्योंकि इजरायलियों को अभी तक साल भर हो गया, जो हमास ने पकड़ रखे थे 1000 से ऊपर कहते हैं, वो भी नहीं आ पाए। कोशिश की इन लोगों ने कि वहां उनको मार दिया जाए। कहीं कहीं देखा गया, अभी सुनने में आया था कि कहीं पर 10 यहूदी थे, इनको आना था, लेकिन इन्होंने नहीं देखा कि कौन क्या है, उन्होंने अपने यहूदियों को भी मार दिया। इस बात को लेकर वहां के लोकल जो सिविलियंस हैं इजराइल के बहुत नाराज हैं। इस बात से आप एग्री करेंगे
क्योंकि वहां पे स्थिति बहुत ही भयंकर हो चुकी है। बिल्कुल इंटरनल वार सर, भी है देखना इजराइल के होगा अंदर, कि आने वाले और समय में एक्सटर्नल जो वार भी स्थिति लड़ है वो रहे क्या हैं। बनेगी, क्योंकि सर कमी है समय की और इसी वजह से आपको रोकना चाह रही हूँ, माफ कीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से हम स्थिति देख रहे हैं, जाहिर सी बात है चिंता का विषय है, क्योंकि ना सिर्फ इसका असर मिडिल ईस्ट में पड़ रहा है बल्कि दुनिया भर में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।